welcome back to AcviEdge Research, where we share cutting edge insights for you on the automotive sector, overall economy and decode stock market psychologies. तो गाइज आज इस कॉन कॉल सीरीज में हम जो है अगले कॉन कॉल की बात करेंगे। हमारी कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और जो नेक्स्ट कॉन कॉल है हम उसको डिस्कस करेंगे। मेरे पास कॉन कॉल रिटर्न फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में यहाँ पर है। हर एक चीज़ को पढ़ करके मैंने इसके अंदर से जो लर्निंग्स है उन सबको निकाल करके आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ और इसी के साथ आज का दिन हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली 2015 या 16 के कंपैरिजन में जो रिकवरी थी इस साल वो कंपैरेटिवली इकोनॉमी में स्लो आई। ये मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी तो 2025 चल रहा है, लेकिन जो उस टाइम पे जो है ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस गिरे थे और इसकी वजह से कमोडिटीज़ को बेनिफिट हुआ और इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर को बेनिफिट हुआ। थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरे उससे डोमेस्टिक मार्केट में तो हमें ग्रोथ मिली, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट्स जो है वहाँ पर हमें थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन वो भी आज हम उसको जानने वाले हैं। बेसिकली जो ग्रोथ है 2015-16 में और 16-17 में, उसके अंदर 3.9% थी। 15 और 16 में डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ इस साल 7.2% हुआ है, जिसको मार्केट के अंदर जो जितनी भी सारी कंपनीज है वो नए मॉडल्स को लॉन्च कर रही है और नए मॉडल्स के साथ साथ जो सेल्स प्रमोशन का सपोर्ट है विद द कोर्स ऑफ टाइम, जब हम टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो जो मार्केटिंग टेक्निक्स है वो भी इम्प्रूव होती गई है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डीजल डी ग्रोथ। तो जो डीजल था वो कंपेरेटिवली 48% था लास्ट ईयर, इस साल वो कम होते होते 44% आ गया है और 56% जो है वो पेट्रोल का कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जो मारुति सुजुकी है उसके पास रैदर 3 या 4 मॉडल्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो है एस क्रॉस, बलेनो और विटारा ब्रेजा। एस क्रॉस जो है ये इंडिया फर्स्ट एवर क्रॉसओवर है, विटारा ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी है और जो बलेनो है वो हमारे नेक्सा सेगमेंट का प्रीमियम हैचबैक है। कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है नेक्सा को। तो बेसिकली गाइज ये नेक्सा को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि कंपनी जो थी सबसे पहले टारगेट ऑडियंसेस उनका जो रूरल एरियाज में या फिर ऐसे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स जो थे उनको टारगेट ऑडियंस बनाती थी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, टीचर्स हो गए, या फिर जो थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा था। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम 2016 से जब से प्रीमियमाइजेशन का जो वेव है वो आकर के चला है, तब से कंपनी जो है उसे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी आगे बढ़े और वो एसयूवी सेगमेंट में आए, थोड़ी सी प्राइस ब्रैकेट में खुद को अपग्रेड करे, ताकि जो एवरेज सेलिंग प्राइस है गाड़ियों की, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, वो थोड़ी सी बढ़ जाए, जिससे कंपनी के नंबर्स में टॉप लाइन एंड एट द सेम टाइम बॉटम लाइन और बीच में जो मार्जिन है वो भी इफेक्ट होंगे, जिससे रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें भी कंपनी कर रही है। तो ये जो नेक्सा है, हमें ये बात समझनी होगी कि नेक्सा के पीछे की एग्जैक्टली आइडियोलॉजी क्या है। तो बेसिकली जो नेक्सा है वो 4 मेन पिलर्स पे खड़ी है और जो फर्स्ट पिलर है वो है एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी। जब कंपनी ये बोल रही है कि हम अर्बन बायर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो जो अर्बन बायर है उसकी एक्सपेक्टेशन कंपनी से अलग है, गाड़ी से भी, और जब गाड़ी खरीदने जाते हैं उसके एक्सपीरियंस से भी। इसलिए एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी हैज बीन कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड विद द कोर्स ऑफ टाइम इन द नेक्सा। दूसरा है डिजिटल शोरूम्स। सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे कॉम्पैक्ट शोरूम्स बनाए गए हैं जहाँ से कस्टमर्स जो है, अर्बन कस्टमर्स, वो रिसर्च करने से पहले या फिर ऑन साइट विजिट करने से पहले गाड़ी को जो है वो ऑनलाइन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसकी सारी आइडियोलॉजीज, कार बनाने के पीछे उसकी डिज़ाइंस, उसका मैकेनिज्म, ये सब ऑनलाइन ही जान सकते हैं। एट द सेम टाइम खुद के लिए बुक भी कर सकते हैं ताकि खुद जाकर टेस्ट ड्राइव ले ले। एट द सेम टाइम जो थर्ड है दैट इज रिलेशनशिप मैनेजर। बहुत सारे जो अर्बन बायर्स है दे वांट दैट कार को खरीदा और कार को स्क्रैच में डाला, उसके बीच में जो है जो कस्टमर को सर्विस है वो बहुत अच्छी मिले, कस्टमर को कभी सर्विस रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कस्टमर मैनेजर की भी ज़रूरत थी जो नेक्सा में ऐड किया गया है, जो कि पहली चैनल्स में नहीं था। और जो फोर्थ वन है दैट इज ओवरऑल एम्बियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस, कि जब आप गाड़ी बाय करते हैं तो आपको कैसा फीलिंग आता है। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड और स्ट्रांगली हमें ये बात समझनी होगी कि
premium experience plus premium product in particular will give out you as a brand Nexa, जो कि प्राइस, डिज़ाइन, स्टाइलिंग और प्रोडक्ट फीचर्स, मैंने आपसे कहा ना, मार्केट में दो चीज़ें बिकती हैं। आपका प्रोडक्ट या तो इसलिए बिकता है क्योंकि आप कंपटीटर से सस्ता बेच रहे हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट इसलिए बिक रहा है महंगे में कि आप एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं, जो वैल्यू जस्टिफाई करता है आपके प्राइस से। तो गाइस, अगली जो बात निकल करके आती है वो ये है कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो ऑयल के प्राइसेस है उसके कम या ज़्यादा होने से डोमेस्टिक मार्केट्स और जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, मतलब जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो डिफरेंटली अफेक्ट होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ऑयल के प्राइस कम होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में जो गाड़ी है इसका डिमांड बढ़ जाएगा, एज़ कम्पेयर टू जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वहाँ पर डिमांड कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक छोटे से इक्वेशन की बात करी है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको क्या ड्राइव करता है। तो डोमेस्टिक डिमांड को ड्राइव करता है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, आपका फिनेंस कॉस्ट जो है बेटर हो जाता है। मतलब पहले आपको कार के ऊपर 10% पे लोन मिलता था, अब 8% पे लोन मिलने लगा है। और तीसरा कि रिडक्शन ऑफ रनिंग कॉस्ट, मतलब इंडिया के मार्केट से अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो इंडिया का जो मार्केट है प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया के मार्केट्स में आप गाड़ी, कोई कस्टमर घर से, जो कॉमन बैकग्राउंड वाली फैमिलीज हैं, वो गाड़ी निकालने से पहले ये सोचता है कि यार अब गाड़ी निकालूंगा तो इसमें इतना पेट्रोल लग जाएगा। तो ये जो रनिंग कॉस्ट है ना, कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाने तक की रनिंग कॉस्ट जो है, पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी तो रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये जो गाड़ी है इसका डिमांड बढ़ जाएगा, एंड डिमांड जब बढ़ता है तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसलिए कंपनी की गाड़ी का ASP भी बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के सारे मार्जिन भी बढ़ेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा, रिटर्न ऑन असेट भी बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी बढ़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ेगा। आपका मार्जिन एक्सपांशन आपके सारे रिटर्न रेशियोज को बढ़ा देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, तो जब ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं ना, तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं ना, ये पॉजिटिव है, तो डिमांड इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट्स में जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्ट डिमांड जब गिरती है तो क्यों गिरती है कि कंपनी की वो जो जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी GDP गिर जाए, या फिर उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए। देखो यार, कोई भी दूसरी कंट्री जब हमारी कंट्री से कार को इम्पोर्ट करती है तो वो इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स करती है, या फिर इन एक्सचेंज ऑफ, अगर पॉलिसी बनती है, रुपीज़ में करती है। तो क्या होता है, फॉर सपोज अगर साउथ अफ्रीका कर रहा है और अफ्रीकन रैंड है, उसकी वैल्यू जो है कम हो गई एज कम्पेयर टू रुपी, तो दे हैव टू पे मोर रैंड एज कम्पेयर टू जब रैंड स्ट्रॉन्गर था, राइट। और जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। हमने ये बात पढ़ी थी पिछले कॉल में कि साउथ अफ्रीका हमारा मेजर एक्सपोर्ट मार्केट था, लेकिन वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज के बढ़ने की वजह से हमारे मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन आया है, जो कि हमने ऑफसेट किया था, या फिर जो कॉस्ट थी वो ऑफसेट हो गई थी बाय एक्सपोर्टिंग ऑफ अस टू यूरोप एंड जापान टुगेदर। ठीक है, तो जब ऑयल का प्राइस गिरता है ना, तो जो ऑयल इकोनॉमीज होती है, ऑयल इकोनॉमीज की GDP होती है, वो कंपेरेटिवली गिरती है। कैसी ऑयल इकोनॉमीज? UAE, कुवैत, कतार, ओमन, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, गैबॉन, रोमिन, कोलंबिया, मलेशिया, ये सारी ऑयल इकोनॉमीज है, ये ऑयल एक्सपोर्ट करती है और इनका मेजर रेवेन्यू GDP कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम ऑयल। तो जब ऑयल का प्राइसेस गिरा तो इनका भी GDP गिरेगा, एंड हेंस ये जो सारी एक्सपोर्ट, ऑयल एक्सपोर्टर्स वाली GDPs है, ये जब गिरेगी तो कार की डिमांड जो है वो कंपेरेटिवली गिरेगी इन कंट्रीज में, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट जो था इस साल वो वीकर हुआ था। तो हमने यहाँ पर समझा कि कैसे कोई एक फैक्टर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों के अंदर डिफरेंट इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो फिर ग्लोबल प्राइस जब फॉल होगा तो इंडिया के लिए कॉस्ट एडवांटेज बनेगा डोमेस्टिक मार्केट्स में, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमें थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगला जो है, हमने रिसेंटली बलेनो को लॉन्च किया था, 100% manufactured in India, 100% localization, which is now exported to Japan. This is maybe the first or second model of Maruti that has been exported to Japan, which is 100% localized in India. अगला जो है वो है एवरेज रियलाइजेशन कॉस्ट।
अब इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एवरेज रियलाइजेशन प्राइस या फिर एवरेज सेलिंग प्राइस ASP जो है, ये हमारे मार्जिन्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ASP है ना, वो रैदर दो चीज़ें दिखाता है। पहली चीज़ कि वो आपकी सेलिंग पावर का अंदाज़ा दिलाता है इन्वेस्टर्स को, और दूसरा या प्राइसिंग पावर का, और दूसरा प्रोडक्ट क्वालिटी मिक्स, कि आपका प्रोडक्ट मिक्स कितना अच्छा है, आपका कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन जब आप ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। कम ASP लोअर मार्जिन, ज़्यादा ASP हायर मार्जिन। ये इसको आपको समझना पड़ेगा। आप इसको कैसे निकालें? ऐसा समझिए कि मारुति है, उसने ना रेवेन्यू किया यार 30,000 करोड़ रुपए का, और उसने सेल्स करी 5 लाख कार की। अब उस टाइम पे येन जो है, सॉरी उस टाइम पे जो गाड़ियां जो है, आपको ये समझना होगा कि हमें 30,000 करोड़ को 5 लाख कार से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है? 6 लाख। सो 6 लाख इज द एवरेज सेलिंग प्राइस। अब इसको और थोड़ा डीप में समझते हैं। ऐसा समझिए कि हमने 10 गाड़ी बेची, 10 गाड़ी में से 5 अल्टो बेची और 5 हाई एंड गाड़ी बेची, ब्रेजा बेची हमने, ठीक है। जो अल्टो थी वो 4 लाख रुपए की थी, और ब्रेजा जो थी वो 10 लाख रुपए की थी। 4 5 20 और 10 5 50, 70 बराबर। तो टोटल कितना हुआ? 70 लाख। और टोटल गाड़ियां कितनी थी? 10। तो एवरेज सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 7 लाख रुपए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना ASP बढ़ गया, उसका मतलब क्या कि अब जो हमने अल्टो बेची वो अल्टो 6 लाख रुपए की हुई, और ब्रेजा उतने की रही, और गाड़ियां टोटल 10 ही है। तो अब अल्टो जो 6 लाख रुपए की हुई, उसके 5 पीस मतलब कितना? 30 लाख, और वो 50 बराबर। 6 5 30, ठीक है, वो हुआ 30 लाख। और बाकी जो 5 गाड़ियां थी, जो ब्रेजा थी वो थी 10 लाख रुपए की, वो थी 5 गाड़ियां, तो वो 50, तो टोटल हो गई 80। और अब उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट इज सोल्ड, दैट इज 10। तो अब एवरेज सेलिंग प्राइस हो गया 8 लाख रुपीज़। पिछली बार 7 था, इस बार हो गया 8 लाख रुपीज़। तो ये जो 8 लाख रुपीज़ हुआ ना, तो ये ASP बढ़ गया। अब ये ASP बढ़ जाएगा तो आपके मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे। दैट इज व्हाट द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ASP इज। तो ये जो एवरेज सेलिंग प्राइस है जिसपे हमने डिस्कशन किया, उसमें मैनेजमेंट को भी एनालिस्ट जो है यही क्वेश्चन कर रहा है कि सर ये जो ग्रोथ देखी है हमने, जो बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है हमने, ये क्या फिटिंग लिस्ट की वजह से है या फिर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से? एक्चुअल रीज़न क्या है? तो मैनेजमेंट ने फिर वही बोला कि कंपनीज जो है, जो हमारी कंपनी है, वो बहुत प्रीमियम वेरिएंट को सेल करने में एफिशिएंट होती जा रही है, जिससे ASP बढ़ रहा है। टॉप एंड मॉडल्स का जो शेयर है, जैसे हमने बात करी, वो बढ़ रहा है, और जो ट्रेंड है ये फ्यूचर में भी चलेगा। देखिए, कोई भी एक ट्रेंड है जो कि ग्रोथ दे रहा है, उसको फ्यूचर में प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना चाहिए, तब जाके हमें एक प्रोलॉन्ग सस्टेनेबल एंड स्केलेबल ग्रोथ मिलेगी। सी, सस्टेनेबिलिटी एट स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर टेकिंग अ J curve and if you say you are not making a plateau over there, that means you haven't made a growth. ये बात हमें समझनी होगी। उसके बाद हमने जानना है कि जो ASP है वो क्यों इम्प्रूव होता है, रादर कौन से ऐसे 3 4 5 तरीके हैं जिससे जो ASP है वो इम्प्रूव होता है। तो ASP का सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट, या फिर चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, या फिर वेरिएंट में मिक्स हो सकता है चेंज में, या फिर डिस्काउंट चेंज। ऐसा समझिए कि वो जो पहले हमने डिस्कस किया कि अल्टो जो है वो 6.5 लाख रुपए की है, लेकिन सेलिंग प्राइस उसकी 6 लाख रुपए हुई है, 50,000 रुपये उसको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हमने उस डिस्काउंट को कम कर दिया तो क्या हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ेगी? हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड आर ऑलवेज गोइंग टू गेट कॉन्स्टेंट। जो चेंजेस होंगे वो न्यूमरेटर में होंगे, राइट? एक्सपोर्ट मिक्स चेंज, कि फॉर सपोज जैसे हमने बात करी कि साउथ अफ्रीका के अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज लग गई, तो वहां पर हमने थोड़ा डिस्काउंट्स पे देना शुरू किया, अपना मार्जिन थोड़ा सा कम कर लिया,
तो उससे क्या एएसपी कम होता है? हाँ होता है, लेकिन डोमेस्टिक में एट द सेम टाइम हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हमारा प्राइस बढ़ गया, तो वो दोनों चीज़ें ऑफसेट हो गई, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिक्स एकदम स्ट्रांग हो गया। फिफ्थ आता है इन्फ्लेशन लेड प्राइस हाइक। अब इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। हमें ये बात पता है कि हर साल मार्केट में प्रोडक्ट्स के लिए इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल्स है ना, इसके प्राइजेस भी बढ़ते हैं। कैसे रॉ मटेरियल्स? जैसे स्टील हो गया, रबर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गई, सप्लायर हो गया, इन सब का जो कॉस्ट है वो बढ़ता है। तो ये जो सारा कॉस्ट है ये बढ़ता है, तो जो कंपनी है वो सारे एडिशनल कॉस्ट को कस्टमर पे शिफ्ट कर देती है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, या तो कंपनी इतनी स्ट्रांग हो कि जब उसने ये जो प्राइस है उसको कस्टमर पे, या फिर ये जो एडेड कॉस्ट है कस्टमर को भेज दे और कस्टमर फिर भी उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है। इसका मतलब है कि कस्टमर का प्रोडक्ट एंड क्रिएशन ऑफ परसेप्शन और क्रिएशन ऑफ गुड परसेप्शन ऑफ कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज क्वाइट गुड, क्वाइट एफिशिएंट। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो क्या होता है कि प्राइस बढ़ गया तो ओईएम ने प्राइस बढ़ाया, तो कस्टमर ने भी प्राइस बढ़ा हुआ दिया। अब दिया तो फिर जो एवरेज सेलिंग प्राइस है बढ़ गई, लेकिन क्या ये एवरेज सेलिंग प्राइस एब्सोल्यूट टर्म्स पे ग्रोथ है? क्या नंबर्स में ग्रोथ दिख जाएगी लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रोथ नहीं है ना। क्या होता अगर प्राइस हाइक हो जाती लेकिन रॉ मटेरियल का रेट सेम रहता? तब हम बोल सकते थे कि ये बहुत अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ है। लेकिन अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसीलिए हमने प्राइसेस बढ़ा दिए और एएसपी बढ़ गया, तो ये कहीं ना कहीं मार्जिन स्लाइडर बढ़ाता है, लेकिन बहुत एफिशिएंट मार्जिन एक्सटेंशन नहीं है मेरे हिसाब से। आई एम गिविंग अ पॉइंट ऑफ व्यू टू यू, क्योंकि बाकी कंपनीज भी तो उसी इस पे कर रही होगी। हाँ, लेकिन अगर मार्जिन्स कंपनी सस्टेन रख पाती है तो ठीक है, देन इट जस्टिफाइज, देन इट्स गेट जस्टिफाइड कि ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ हुई ना डी ग्रोथ हुई। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू मॉडल्स। तो जैसे हमने बात करी कि दो मॉडल्स जो हमारे पास इस बार नए आए थे, बलेनो और विटारा ब्रेजा, तो डिस्काउंट्स इन लोगों पर 4000 जो है कम हो गए हैं बाय 4500 पर कार। और सेकंड जो लाइन ऑफ आइटम है दैट इज़ मार्केटिंग। पिछले कॉल को जब हमने डिस्कस किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीरीज़ है ना, उसको आप स्टार्टिंग से देखिए तो आपको एक ओवरऑल स्टोरी बनाने में मदद मिलेगी। पिछले क्वार्टर में उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि जब हम न्यू मॉडल्स को लॉन्च करेंगे और जब नए मॉडल्स मार्केट में आएंगे तो हमारा जो मार्केटिंग स्पेंड है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, एटलीस्ट कम नहीं होगा, मे बी स्टेबल एट दैट पॉइंट, बट बढ़ ही जाएगा। मतलब इसमें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये ऑलरेडी कंपनी ने पहले से गाइडेंस दे रखी थी। दूसरा है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि वो जो 2 साल का प्रोविजन था वो एट द सेम टाइम ग्रेट्युटी और एट द सेम टाइम एम्प्लॉय वेलफेयर में कुछ खर्चे ऐसे हैं जो वन ऑफ्स है और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए चलते रहे। अगली जो चीज़ है वो आती है केपेक्स के बारे में। 2400 करोड़ रुपए का जो केपेक्स है टिल नाउ इट वाज डन, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग स्पेंड, R&D और इंफ्रा और 600-700 करोड़ रुपए का जो जो है मेंटेनेंस कैपेक्स इसके अंदर किया गया है। 2016-17 के लिए जो गाइडेंस दिया गया है वो 4400 करोड़ का दिया गया है, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट 40% जो केपेक्स है वो न्यू मॉडल लॉन्चेस के लिए होगा। अगली बात है कि येन एक्सपोजर 40 बेसिस पॉइंट्स स्पिलिंग ओवर। इसका मतलब ये है कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो पिछले क्वार्टर का हमारा रॉयल्टी रेट था वो स्पिल होके इस क्वार्टर में आ गया है। 1 क्वार्टर लैग वाला कॉन्सेप्ट जो है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो 1 क्वार्टर लैग कॉन्सेप्ट है इसको मैं अगर ऐसे समझाऊं कि फॉर सपोज अगर वेंडर है, वेंडर से मारुति इंजन पार्ट्स लेता है, स्टील मेटल लेता है, एल्यूमिनियम लेता है, प्लास्टिक कंपोनेंट्स लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेता है, या मोल्ड्स लेता है, पेंट लेता है, वायरिंग लेता है, बोर्ड्स लेता है, डैशबोर्ड्स लेता है, कुछ भी लेता है, तो इसके अंदर ना ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये मारुति जापान से इंपोर्ट करता है।
तो इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने जाना है कि 80-85% तक लोकलाइजेशन हुआ, पर मैक्सिमम कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आज भी इम्पोर्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली ऐसा समझिए कि मारुति ने इन सबसे पार्ट्स मंगाए, और फॉर सपोज कोई रीज़न की वजह से हमारे इस क्वार्टर में, ऐसा समझिए कि क्वार्टर सेकेंड चल रहा है, इस क्वार्टर के अंदर हमारा जो येन का रेट है वो बढ़ गया, तो वेंडर जो है वो मारुति को ये नहीं बोल सकता कि अब मैं तुझे जो इसी रनिंग क्वार्टर में माल सप्लाई करूंगा वो नए रेट पे करूंगा, क्योंकि ये जो सारे रेट्स हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 3 महीने के हिसाब से, मतलब एक क्वार्टर के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है, और क्वार्टर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो डिटर करता है वेंडर्स को प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। तो मतलब क्या होता है कि जो वेंडर होता है वो लॉस पे अभी फिलहाल इस क्वार्टर में जो है माल भेज देता है, और क्वार्टर एंड में जब अगले क्वार्टर का नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है उनको बढ़ा देता है, ताकि जो पिछला लॉस है उसको ऑफसेट कर सके। उसी क्वार्टर के अंदर प्राइस नहीं बढ़ाते हैं, एक क्वार्टर के आगे प्राइस बढ़ाते हैं, तो मतलब जो येन का भाव पिछले क्वार्टर में बढ़ा हुआ था उस भाव के ऊपर क्वार्टर 3 के अंदर जो माल है उसको सप्लाई किया जाता है। इसको 1 क्वार्टर लैग इफेक्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, और इसको ऐसे भी समझो कि फॉर सपोज मारुति जो है वो मिल वेंडर है, और उसको माल मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है फार्मर से। फार्मर जो है वो वेंडर से सीड्स और फर्टिलाइजर्स खरीदता है। अब सीड्स और फर्टिलाइजर्स का भाव जब बढ़ जाता है तो उसका जो रॉ मटेरियल जो वो मिल को प्रोवाइड कर रहा है उसका भाव भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो कि मिल फैक्ट्री के साथ उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है 3 महीने का, उसके अंतर्गत वो सेम क्वार्टर में जब प्राइस हाइक हो जाता है उसी टाइम पे रॉ मटेरियल का प्राइस नहीं बढ़ा सकता, बट वो नेक्स्ट क्वार्टर में उसको वो जो पिछला लॉस है ना उसको ऑफसेट करने या रीइम्बर्स करने के लिए नेक्स्ट क्वार्टर में प्राइसेस जो है वो बढ़ा देता है। और ये जो प्राइसेस है हर 3 महीने के अंदर फाइनलाइज हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर येन स्ट्रॉन्ग आज हो जाता है तो इसका इफेक्ट एट द सेम टाइम आज ही नहीं आ जाएगा, उसका इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा। यार इसको ना ऐसा समझो कि तुम्हारा वेंडर है, उसको किसी प्रोडक्ट की लागत 50,000 रुपये पड़ रही है, वो तुमको 70,000 रुपये में बेच रहा है और 20,000 रुपये का मार्जिन खरीद रहा है। तुम्हारा 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और अब वो बेच रहा है तुमको। अब क्या हुआ कि सडनली क्वार्टर के बीच में, दूसरे मंथ के बीच में जो उसको जो माल था उसकी लागत बढ़ गई, मतलब अब उसको जो मटेरियल था उसकी प्राइस बढ़ गई। लेकिन अब क्या हुआ कि उसका जो रॉ मटेरियल था उसका प्राइस 55,000 हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वजह से उसको सेलिंग प्राइस 70,000 ही रख के 15,000 रुपये का प्रॉफिट ले जाना पड़ेगा और 5,000 रुपये का लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो लॉस होगा वो टेम्परेरी होगा। जब कॉन्ट्रैक्चुअल एंड में, मतलब क्वार्टर एंड के अंदर जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसके अंदर वेंडर जो है वो अब जो प्राइसेस देगा वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस देगा, ताकि जो पिछले क्वार्टर का जो 5,000 रुपये का लॉस था उसको रिकवर कर सके। इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ निकल करके आती है वो है कि हेजिंग पॉलिसी। तो कंपनी की एक सिंपल सी हेजिंग पॉलिसी है कि जो एक क्वार्टर का हेज करता है, पहला मंथ फुल्ली हेज, सेकेंड मंथ 2/3 हेज, और थर्ड मंथ 1/3 हेज। ऐसे करके कंपनी की हेजिंग पॉलिसी है। रूरल कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर के अंदर 35% आया है। और जो ब्रीजा है ये कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया है और ये 100% इंडिया में बनाया हुआ है, और इसका जो टेक्नोलॉजी है वो भी मेड इन इंडिया है। तो इसीलिए जो रॉयल्टी है इसको इंडियन रुपीस के अंदर कंसिडर किया है। आपको ये बात समझनी होगी कि जो बाकी रॉयल्टीज़ है उसको येन में कन्वर्ट करना पड़ता था, उसको येन के कंपैरिजन में देना पड़ता था, लेकिन इसके अंदर जो रॉयल्टी है वो हम रुपीस के अंदर देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है वो मारुति की है, और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखता है कम। और जो फ्यूचर मॉडल्स है उसके अंदर भी ये सोचा जा रहा है कि आईएनआर की जो रॉयल्टी जो है वो नए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अंदर आईएनआर में दी जाए।
तो ये जो 4-5 चेंजेस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, नोटेबल चेंजेस थे। इससे क्या होगा कि येन का जो फॉरेक्स एक्सपोजर है ना, जो कम ज़्यादा हो जाता है, वो नहीं होगा। आपने इंडिया में आईएनआर में प्रॉफिट कमाया और रॉयल्टी भी आईएनआर में दे रहे हो, तो देर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस ऑफ फॉरेक्स एक्सपोजर इन द कंपनी। ऑल राइट, this is all for today. With this I conclude. Thank you.